आदर्श आचार संहिता। भारत में जब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उनके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। आखिर क्या होती है चुनाव आचार संहिता, जिसके तहत चुनाव आयोग बहुत लोगों को दंडित भी करता है? कब से कब तक चलती है आचार संहिता? बहुत से सवाल हैं, जानेंगे आज के ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम इकरा खान। देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसी दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी यानी आचार संहिता चुनाव की तारीख के साथ ही आखिर जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उस दिन से ही लागू हो जाती है। चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू होती है, यानी राजनीतिक दलों और नेताओं के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे मानकों का समूह जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से ही तैयार किया गया है और उन्होंने उस संहिता में कुछ सिद्धांतों का पालन करने और उनका अनुपालन करने की सहमति दी है। ऐसे ही नियम के समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए चुनावों का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए चुनावों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनावों में जिस तंत्र का उपयोग किया जाए उसका दुरुपयोग न हो। इसके अलावा चुनाव अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन देने, मतदाताओं को धमकाने, मतदाताओं को भयभीत करने जैसी गतिविधियों से हर प्रकार से दूर रहे या रोका जा सके। यदि उनका उल्लंघन होता है, इस मामले में उचित उपाय किए जाएं। इस उल्लंघन को रोकने के लिए या फिर यह तमाम गतिविधियां न हो, इन्हीं के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई। वैसे जब बात चुनाव आयोग की हुई है तो थोड़ा उसके बारे में और देख लेते हैं कि आयोग एक बहुसंसदीय संस्था होती है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं और वेतन, भत्ते और अन्य बाकी लाभ जो होते हैं वो भी एक समान होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। चुनाव आयोग के कार्य: मतदाता सूची तैयार करना, उन्हें फिर से नया करना, चुनाव कार्यक्रम तय करना आदि घोषणा करना, नामांकन प्रक्रिया की तिथि तय करना, मतदान की तिथि तय करना, मतगणना और प्रमाणी की तिथि तय करना, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने का निर्णय लेने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। पूरे देश में या किसी राज्य में चुनाव का माहौल नहीं है तो उसे रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास है। जैसे 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी। ऐसे ही गुजरात दंगों के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी तो निर्वाचन आयोग ने पाया अप्रत्याशित हिंसा के कारण ही स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तुरंत संभव नहीं है तो कुछ महीनों के लिए चुनाव स्थगित कर दिए गए। इन सब के अलावा किसी चुनाव क्षेत्र में फिर से मतदान करवाना भी चुनाव आयोग का ही काम है। इन तमाम चीजों के अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी एक काम है। सीमित कर्मचारियों के कारण प्रशासनिक मशीनरी की मदद चुनाव आयोग लेता है और चुनाव शुरू होते ही उस मशीनरी पर आयोग का नियंत्रण हो जाता है। वो किसी का ट्रांसफर रोक भी सकता है और कर भी सकता है। तो ऐसे तमाम काम चुनाव आयोग, जिसमें आदर्श आचार संहिता है जो निष्पक्ष और बेहतर चुनाव कराने के लिए लागू की गई। अब इसके नियम क्या होते हैं ये समझते हैं। आचार संहिता में कहा गया है कि इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राज्य नेता नहीं कर सकता। आप सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नहीं हो सकता।
यह आचार संहिता के नियमों में आता है। यदि ऐसा करते हैं तो माना जाएगा आप प्रलोभन दे रहे हैं और इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों की रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते और किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अगर इन तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी, जैसे कि पिछले दिनों में आयोग ने की थी। अब सवाल है कि इसी बीच मान लीजिए कोई राज्य दिवस पड़ जाता है तो उस समारोह में मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री स्पीकर भाग ले सकते हैं। हाँ, वो भी भाग ले सकते हैं, बस इस अवसर पर कोई राजनीतिक भाषण न हो और उस समारोह में केवल सरकारी पदाधिकारी की स्थिति से ही उपस्थिति हो। एक सवाल यह भी उठता है, क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर कोई इफ्तार पार्टी या कोई और ऐसी पार्टी जो किसी धार्मिक त्योहार से जुड़ी हो, क्या ऐसी पार्टी आयोजित की जा सकती है जिसका खर्च सरकारी कोष से किया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप निजी क्षमता और निजी निवास स्थान पर उसका आयोजन कर सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी सरकारी कोष का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही सरकारी निवास स्थान का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह एक सवाल यह भी उठता है, क्या राजनीतिक दल अभ्यर्थी मतदान केंद्र से मतदाताओं को लाने और ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन के द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था करना एक दंडनीय अपराध होगा और ये 8 PACT 1951 में कहा गया है। इसी तरह रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पे भी रोक होती है और जनसभाएं भी सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती। इसके अलावा जिस दिन मतदान है उससे ठीक 48 घंटे पहले जनसभाएं और जुलूस रोक देना अनिवार्य होता है। मान लीजिए मतदान 10 फरवरी को है तो 8 फरवरी के शाम 5 बजे के बाद तमाम रैली और जुलूस बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आदर्श आचार संहिता के तहत आती हैं। इसके उल्लंघन करने पर हर बार कोई न कोई दंडित होता है, लेकिन सवाल है क्या वाकई इसका पालन होता है? तो इसके अपने अपने मत हैं। आप खुद समझदार हैं और खुद देख सकते हैं कि हमारे नेता इसका कितना पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो यह था आज का विषय आदर्श आचार संहिता। आज का सवाल, किसी चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है और संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यह बात की गई है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।